India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में आंतरिक जांच के बाद बड़ा बदलाव लाया गया। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में एआई का उपयोग केस आवंटन में होगा। कैश के लिए सवाल मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ फिलहाल लोकपाल कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। लोकपाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट व्यापक रूप से विचार करेगा। पशु कल्याण बोर्डों के गठन पर जानकारी व्यक्त करने नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जुर्माने की दी चेतावनी। फिल्म रिलीज से 90 दिन पहले कीमतें बढ़ाने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कहा, हाईकोर्ट का कीमत बताने का नियम व्यावहारिक नहीं। नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जहां अब केसों की लिस्टिंग और बेंच आवंटन में मानव हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। ये निर्णय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने लिया है, जो इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना चाहते हैं। वर्तमान में केसों का आवंटन मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, जो कि एक विवादास्पद प्रक्रिया है, लेकिन अब एआई संचालित सॉफ्टवेयर इस प्रक्रिया को संभालेगा, जिससे मानव त्रुटि और पक्षपात की संभावना कम होगी। ये बदलाव सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में एक आंतरिक जांच के बाद आया है, जिसमें दो बड़ी खामियां पाई गई। एक, रजिस्ट्री अधिकारियों की लंबे समय से चली आ रही पद स्थापना, और दो, पुरानी तकनीक संरचना जो प्रशासनिक त्रुटियों को छुपाने में मदद करती है। इस बदलाव के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, ताकि वर्षों से चली आ रही पदस्थापना और अक्षमता को खत्म किया जा सके। एक और दौर के तबादले पर इस महीने के अंत तक होने की संभावना है। इस बदलाव का एक कारण एक बड़ा मामला था, जिसमें उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1986 को चुनौती दी गई थी। इस मामले में एक ही तरह की याचिका को दो बार अलग अलग बेंचों के सामने लाया गया था, जिससे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस प्रक्रिया की जांच करने का निर्णय लिया। इस बदलाव से सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली में एक नया अध्याय शुरू होगा, जो अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीकी रूप से उन्नत होगी। लोकपाल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 20 की व्याख्या के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये याचिका टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के दिसंबर 2025 के फैसले के बाद दायर की गई है, जिसमें लोकपाल के आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसने सीबीआई को मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दी थी। लोकपाल ने अपनी याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि लोकपाल की धारा 20 की व्याख्या गलत है। लोकपाल का तर्क है कि अधिनियम में दो अलग अलग चरणों में मंजूरी देने का प्रावधान है। पहला, जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति देने के लिए, और दूसरा, मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने के लिए। दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अधिनियम में केवल एक ही मंजूरी का प्रावधान है, और इसी आधार पर लोकपाल के आदेश को रद्द कर दिया गया था। लोकपाल ने अब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें यह सवाल उठाया गया है कि क्या आरोपी लोक सेवक को दोनों चरणों में मंजूरी देने से पहले सुना जाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि वो इस मुद्दे पर व्यापक रूप से विचार करेगा और लोकपाल की शक्तियों और कानूनी प्रतिबंधों को स्पष्ट करेगा।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मोइत्रा के खिलाफ जांच अभी रोक दी गई है और लोकपाल को हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई की ओर से पेश होकर कहा कि केंद्रीय एजेंसी दिल्ली हाईकोर्ट की व्याख्या का समर्थन करती है, लेकिन मोइत्रा को अभी भी आपराधिक मुकदमा का सामना करना पड़ेगा। लोकपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि लोकपाल केवल कानून पर स्पष्टीकरण चाहता है, न कि मोइत्रा के मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे लोकपाल अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए धारा 20 के विभिन्न प्रावधानों के बीच संबंधों की जांच करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए पैड मेंस्ट्रुअल लीव या मासिक धर्म अवकाश की मांग वाली याचिका निस्तारण करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वो इस मुद्दे पर अभी सभी हितधारकों से परामर्श करके नीति बनाने पर विचार करे। कोर्ट ने चिंता जताई कि अगर कानून बनाकर मासिक धर्म अवकाश को अनिवार्य कर दिया गया तो इससे महिलाओं के रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने से हिचक सकते हैं, जिससे कार्यबल में उनकी भागीदारी प्रभावित हो सकती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि स्वेच्छा से ऐसी सुविधा देना अच्छी बात है, लेकिन इसे कानून के जरिए अनिवार्य करना अलग मामला है। इससे महिलाओं के करियर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं और अब ये सरकार का काम है कि वो इस पर नीति बनाए। ये याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की थी, जिसमें केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उचित राहत प्रदान करने के लिए कानून या नीतियां बनाए। कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए निर्देश दिया कि केंद्र सरकार याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार करे और सभी हितधारकों से परामर्श करके इस विषय पर उपयुक्त नीति बनाने की संभावना पर निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी को बिना विभाग या जांच के सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि जांच करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच को टालने का निर्णय केवल अनुमान या आशंका के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस सामग्री के आधार पर होना चाहिए। दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की रिपोर्ट में ऐसा कोई ठोस उदाहरण नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि आरोपी ने गवाहों को धमकाया या प्रभावित किया हो। जब बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया, उस समय कांस्टेबल जेल में था और उसके खिलाफ गवाहों को धमकाने का कोई प्रमाण रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं था। इसलिए केवल अनुमान के आधार पर जांच को दरकिनार करना कानून स्वीकार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कांस्टेबल की सेवा बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 311 उपधारा 2 के तहत सामान्य नियम ये है कि किसी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करने से पहले विभागीय जांच की जाए और उसे आरोपों का जवाब देने का उचित अवसर दिया जाए। हालांकि अनुच्छेद 311 उपधारा 2 के दूसरे प्रावधान की धारा B के तहत यदि सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में ये संतुष्ट हो जाए कि जांच करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, तभी बिना जांच के बर्खास्त किया जा सकता है। कांस्टेबल को सेवा की निरंतरता मिलेगी, लेकिन चूंकि उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है, इसलिए अदालत ने बर्खास्तगी की तारीख से पुनर्युक्त तर्क तक की अवधि के लिए केवल 50% बैकवेज देने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कांस्टेबल की बहाली से पुलिस विभाग को यह अधिकार बना रहेगा कि वो कानून के अनुसार उसके खिलाफ नियमित विभागीय जांच शुरू कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को गंभीर अपराध में संदेह के लाभ के आधार पर बरी किया जाना उसे पुलिस भर्ती के लिए स्वतः ही योग्य नहीं बनाता है। अदालत ने कहा कि एक उम्मीदवार के अतीत के कार्यों और चरित्र का मूल्यांकन करना नियोक्ता का अधिकार है, खासकर जब बात पुलिस जैसी अनुशासित सेवाओं की हो। मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर लिए गए आवेदन करने वाले राजकुमार यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यादव को 2012 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में बरी किया गया था, लेकिन यह बरी होना संदेह के लाभ के आधार पर था।
न कि पूर्ण निर्दोषता के आधार पर। अदालत ने कहा कि पुलिस स्क्रीनिंग कमेटी ने सही तरीके से फैसला किया था कि यादव की नियुक्ति पुलिस बल में नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ गंभीर आरोप थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने यादव के बरी होने को गलत तरीके से सम्मानजनक बरी होना माना था। अदालत ने कहा कि एक सम्मानजनक बरी होना तब होता है जब अदालत पूरी तरह से सबूतों के आधार पर ये निष्कर्ष निकालती है कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक उम्मीदवार के अतीत के कार्यों और चरित्र का मूल्यांकन करना नियोक्ता का अधिकार है। ये निर्णय लेना कि क्या व्यक्ति पुलिस बल में सेवा करने के योग्य है, नियोक्ता की जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि पुलिस बल में भर्ती होने वाले लोगों को उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करना चाहिए और उनके अतीत के कार्यों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। रुक करेंगे अगली सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें फिल्म रिलीज से 90 दिन पहले टिकट की बढ़ी हुई कीमतों को पब्लिक के सामने लाना जरूरी था। कोर्ट ने माना कि ये नियम व्यावहारिक नहीं है और इससे राज्य में फिल्मों की रिलीज पर असर पड़ सकता है। फिल्म मेकर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलीज से 3 महीने पहले कीमतें तय करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कई फिल्में कम समय में बनकर तैयार हो जाती हैं। मैत्री मूवी मेकर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस AS चंदूरकर की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। हाईकोर्ट का यह आदेश जनवरी 2026 में वकील दाचेपल्ली चंद्र बाबू की याचिका पर आया था। उन्होंने फिल्म मना शंकरा वरा प्रसाद गुरु के टिकटों की बढ़ी हुई कीमतों को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि सरकार रिलीज से पहले दाम बढ़ा देती है, जिससे जनता को विरोध करने का मौका नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट में फिल्म निर्माताओं की तरफ से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी और निरंजन रेड्डी ने दलील दी कि हाईकोर्ट का आदेश फिल्म इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि 90 दिन की शर्त समझ से परे है और इसमें फिल्मों की रिलीज प्रभावित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस महानिदेशक या DGP के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और एक मंत्री को मिलाकर एक कॉलेजियम बनाने का सुझाव व्यावहारिक नहीं होगा। अदालत ने ये टिप्पणी तब की जब प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में DGP की नियुक्ति से जुड़े निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। एमिक्स क्यूरी सीनियर वकील राजू रामचंद्रन ने अदालत को बताया कि DGP के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और एक मंत्री को मिलाकर एक कॉलेजियम बनाने का प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस बात से सहमति जताई। अदालत ने कहा कि DGP के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण होना ही चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग UPSC एक संवैधानिक संस्था है और उस पर कोई आरोप नहीं है। रामचंद्रन ने दलील दी कि भले ही UPSC योग्य अधिकारियों का एक पैनल तैयार कर ले, लेकिन अंतिम चुनाव का अधिकार राज्य सरकार के पास ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि DGP का पद विश्वास का पद है, इसलिए राजनीतिक कार्यपालिका के पास पैनल में से चुनाव करने का विवेकाधिकार होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब जब UPSC पैनल तैयार करता है तो चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। रामचंद्रन ने फिर दोहराया कि एक बार जब ऐसा निष्पक्ष पैनल तैयार हो जाता है तो अंतिम निर्णय राजनीतिक कार्यपालिका पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने भी रामचंद्रन के इस विचार से सहमति जताई। अदालत ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को भी बंद कर दिया। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि नियमित DGP की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। अदालत ने पंजाब राज्य से मौखिक रूप से ये भी कहा कि वो कोर्ट के निर्देशों का पालन करने से बचने के लिए अपने द्वारा बनाए गए कानून की आड़ नहीं ले सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बलियान के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी कि MCOCA के तहत दर्ज मामले की जांच में देरी के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि बलियान को 2024 से जेल में रखा गया है, इसलिए जांच को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, यदि आप इस मामले की जांच इसी तरह करते रहेंगे तो आरोप कब तय होंगे। एक बेल कोर्ट कहेगी कि आप पहले आरोप तय होने दें।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी नोट किया कि 2 गवाहों ने बलियान के खिलाफ अपने बयान वापस ले लिए हैं। बलियान के वकील सीनियर एडवोकेट रेबेका एम जॉन ने तर्क दिया कि उनके मुखिया के खिलाफ ऑडियो में आवाज़ की पहचान नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा, उन्होंने मेरी आवाज़ के नमूने लिए हैं लेकिन किसी और के नहीं। हमें नहीं पता कि ये गैंगस्टर की आवाज़ है या नहीं। कोर्ट ने पूछा कि क्या आरोप तय किए गए हैं, तो जवाब मिला कि अभी भी जांच चल रही है। कोर्ट ने देरी पर सवाल उठाया और कहा, क्या उसने किया है या नहीं, ये ट्रायल का विषय है, लेकिन कम से कम आरोप तय करने के लिए तो तेजी दिखानी चाहिए। 2024 से वो जेल में है, अब 2026 हो गया है। कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिस इस गति से जांच नहीं कर सकती जब आरोपी जेल में हो। 2 साल तक आप किसी को जेल में नहीं रख सकते। आप किसकी आवाज़ के नमूने ले रहे हैं, बाद में आप कहेंगे कि हमें आवाज़ के नमूने लेने हैं। कोर्ट ने पुलिस से जांच पूरी करने की समय सीमा देने को कहा। स्पेशल काउंसिल अमित प्रसाद ने कहा कि वे निर्देश लेकर जवाब देंगे। कोर्ट ने कहा कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट 30 मार्च तक दाखिल की जाए। बलियान के वकील ने कहा कि उनकी बेल अर्जी पर फैसला लिया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो इस पर अगली तारीख पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने राज्य से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले को 30 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चेतावनी दी है कि वे पशु कल्याण बोर्डों के गठन के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया जल्द से जल्द दें। कोर्ट ने कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक अपने जवाब दाखिल नहीं किए हैं, जबकि उन्हें कई बार समय दिया जा चुका है। कोर्ट ने कहा, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और लद्दाख जैसे 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक अपने जवाब दाखिल नहीं किए हैं। उनके मुख्य सचिवों को निर्देश दिया जाता है कि वे 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करें, अन्यथा भारी जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा कि वे राज्य पशु कल्याण बोर्डों के गठन के लिए प्रस्तावित नियमों की स्थिति के बारे में एक अद्यतन रिपोर्ट पेश करें। ये मामला 2020 से लंबित है, जिसमें पशु अधिकार कार्यकर्ता गौरी मोलेखी ने पशु कल्याण के लिए कानूनी ढांचे को लागू करने की मांग की है। मोलेखी के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि कई राज्यों और केंद्र सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, जबकि कोर्ट ने पहले भी इस मामले में निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि ये मामला 20 अप्रैल को आगे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि फोर्स मैज्योरे क्या होता है। इमेजिन करिए, एक बड़ा इवेंट टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, एडवर्टीजमेंट बुक हो चुकी है और सब कुछ रेडी है, लेकिन अचानक एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, जैसे पैंडेमिक, वॉर या नेचुरल डिजास्टर, और ब्रॉडकास्ट होना ही इम्पॉसिबल रहता है। अब सवाल ये है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? यहीं पर आता है फोर्स मेजॉर का कॉन्सेप्ट। इंडिया में फोर्स मेजॉर का लीगल बेसिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मिलता है। इसके 2 प्रोविजंस हैं, सेक्शन 32 जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है और सेक्शन 56 जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। अगर कोई अनफोर्सीन इवेंट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल बना दे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अगर हम टीवी ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो कभी कभी ऐसे अनफोर्सीन इवेंट्स प्रोडक्शन या लाइव टेलीकास्ट को डिस्टर्ब कर देते हैं, जैसे कोविड-19 के दौरान कई टीवी शोज और स्पोर्ट ब्रॉडकास्ट कैंसिल हो गए थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रिंसिपल को नेचुरल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस एलिमेंटा ऐसे केस में भी क्लैरिफाई किया था कि जब गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में, फोर्स मेजॉर एक लीगल सेफ्टी नेट है जब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल बना देती है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.